हेलो एवरीवन, आप सभी का L1 ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। आज हमारा नया चैप्टर 4 से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का लास्ट लेक्चर था हमारा मोशन का, जिसमें हमने कहा था आपको SC वर्मा और NCERT सॉल्व कर लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। आप लोग थोड़े और क्वेश्चन भेजिए ताकि हमारे पास ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएं एक क्लास तक का, ताकि हम इजीली कर पाएँ। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे, उन सभी से आग्रह है कि वो ज़रूर से L1 एस्पायर ऐप डाउनलोड कर लें। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो अभी लाइव चल रहा है। साथ साथ जिनका क्लास छूट गया है उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, आप कभी भी देख सकते हैं। स्टडी और DPP मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं जिस पे आप अपना क्वेश्चन भेजते हो, जो कि हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करते हैं। उससे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा टेस्ट भी होगा उस पे, और करियर गाइडेंस सेशन भी होंगे। आपके कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उस पे ब्रिजेश सर के वीडियोस लेक्चर पड़े हुए हैं, मोटिवेशनल वीडियोस। नागेंद्र सर के वीडियोस अभी अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोड होंगे। साथ साथ में ये भी गाइड किया जाएगा कि आपको आगे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो आपके प्रॉब्लम आते हैं पढ़ाई के टाइम, कैसे उन सबको टैकल करें, फेस करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। आपको L1 एस्पायर डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, L1 एस्पायर लिखना है। जो पहला आइकन आएगा वो हमारा ही है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सारी चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे। आते हैं हम चैप्टर पे। हम आज पिछले लेक्चर देखेंगे जो अभी तक हमने क्लास 8, 7 तक पढ़े हुए हैं फोर्स के बारे में। तो आज समझ लीजिए एक रिकॉल लेक्चर है कि जितना आज तक आपने फोर्स के बारे में पढ़ा उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद कल से हमारा मेन हम अपने चैप्टर पे आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि फोर्स के बारे में हमने आज तक क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। तो हमें ये पता है कि फोर्स में हम कहते हैं किसी तरह का भी पुल और पुश हमारा फोर्स होता है, खींचना या धकेलना, इसी को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही है, force is a pull or push upon an object resulting from the object's interaction with another object, जिसका SI यूनिट न्यूटन होता है और CGS यूनिट डाइन होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के बारे में आपको पता है क्या होता है। तो अगर कोई पूछे कि फोर्स के क्या बारे में क्या जानते हो, तो हमें यह पता है कि फोर्स हमारा किसी तरह का भी पुल और पुश फोर्स होता है, जिसका SI यूनिट सर आइजैक न्यूटन के रेस्पेक्ट में न्यूटन रखा गया है, CGS यूनिट डाइन रखा गया है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम न्यूटन और डाइन में रिलेशन देखें तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ये हमारा शो किया गया पुल और पुश। नेक्स्ट है हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने बताया रखा है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक। इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब आते हैं फोर्स लगाने पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो हमारे पास 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं। चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्टेट। कभी भी आप फोर्स लगाते हो इन 5 में से कोई एक ना एक इफेक्ट या एक से ज़्यादा इफेक्ट, मिनिमम एक इफेक्ट आपको जरूर दिखेगा। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला है चेंज इन शेप। जैसे कि आप टॉय बनाते हो या कुछ बनाते हो तो आप क्या करते हो, इस माटी के गुत्ते को हम क्या करते हैं, दबाते हैं, कुछ भी करते हैं, अलग अलग शेप दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन साइज। चेंज इन साइज का क्या है, आप देखिए एक रबड़ को स्ट्रिप को खींच रहे हैं, खींचने से क्या होगा, उसकी साइज इंक्रीज होगी। तो हम फोर्स लगा के साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये 2 एग्जांपल हो गए।
चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का यहाँ मतलब है, देखिए एक स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस, जो हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने। सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं, यहाँ रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट लाने का स्टेट है। तो हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, इस टायर को रेस्ट से मोशन में लाया गया है। चेंज इन डायरेक्शन, अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कोई भी, तो क्या होता है, जैसे फुटबॉल में क्या हो रहा है, ये प्लेयर इस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो अगर ये किक करेगा तो ये बॉल इधर जाएगी, हो सकता अभी ये आगे जा रही है, लेकिन इसके किक करने के बाद वो बॉल उस डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो ये चेंज इन डायरेक्शन। इसका एग्जांपल आपका है कि क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो जो बॉलर है उसे बॉल फेंकता है उसके तरफ, लेकिन जब बैट्समैन हिट करता है तो वो बॉल का जो उसके तरफ आ रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, वापस भेज देता है। तो ये चेंज इन डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका चेंज इन पोजीशन। जैसे ये टीचर ही हैं, इनका पोजीशन अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद इनका पोजीशन यहाँ हो गया। मैं भी अगर यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद अपना पोजीशन यहाँ कर लिया, तो फोर्स लगा के हम अपना पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं जो 5 हैं। कभी भी इफेक्ट एक या एक से ज़्यादा होगा फोर्स लगाने पे, मिनिमम एक तो होगा, ठीक है, इन 5 में। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने क्या क्या देखा, 5 देखे। चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्टेट, ये 5 हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट चलते हैं अब कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के फोर्स होते हैं। मतलब अगर आप कंबाइन करें फोर्स को तो हम 2 तरह के देखते हैं, एक बैलेंस्ड होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस्ड फोर्स में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है। जैसे कि ये टग ऑफ वॉर है, 3 लोग इस रोप को एक साइड खींच रहे हैं और 3 लोग दूसरे साइड। तो क्या हो रहा है, ये तीनों लोग मिलके इस रोप को इधर खींच रहे हैं, इन तीनों लोगों ने मिलके रोप को इधर खींचा हुआ है, और रोप जहां का है वहीं पे है, न इस डायरेक्शन में जा रहा है न इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। जितना फोर्स मिलके ये लोग लगा रहे हैं एक साइड, टीम ए ले लेते हैं, टीम ए जितना मिलके फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स टीम बी मिलके लगा दे रही है। तो ओवरऑल इन दोनों ने जो मिलके फोर्स लगाया वो ओवरऑल एक दूसरे का कैंसिल हो गया और रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो गया, ठीक। दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है, एफ रिजल्टेंट हमारा 0 नहीं होता है। जैसे कि ये दोनों लड़कियों ने मिलके टग ऑफ वॉर में खींचा है और ये लड़का आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, यानी रिजल्टेंट फोर्स लड़कियों का ज़्यादा है बजाय लड़के से। तो ये होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। एक तरह से और समझिए, बैलेंस्ड फोर्स में हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स 0 होता है, ठीक। मतलब अगर एक से ज़्यादा किसी, अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरऑल फोर्स जो आएगा, एफ रिजल्टेंट जो आएगा आपका वो 0 आएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हुआ तो वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स हुआ। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप रेस्ट में हैं, जैसे मैं रेस्ट में हूँ, तो क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? अगर फोर्स लग रहा है तो मैं मूव क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हाँ मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है ना। जो ओवरऑल एक सारे फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे ग्रेविटी मेरे को नीचे की तरफ खींच रही है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ धकेल रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। तो कभी कोई बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? तो आपका आंसर होगा हाँ, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो सारे फोर्सेस हैं वो सब मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जा रहा है। तो ये चीज है। तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स देख लिया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स। अगर हम टाइप ऑफ फोर्स की बात करें कि कितने तरह के फोर्स होते हैं, तो हमारे पास मेनली 2 तरह के फोर्स हैं, बैलेंस्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जब जिस पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो एक्चुअली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है तो बैट और बॉल एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में आते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया, अभी बता रहे, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया जैसे अगर आप इस पेन को छोड़ दें नीचे की तरफ, मतलब छोड़ दें, नीचे नहीं, छोड़ दें तो ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींचती है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो उसमें भी कई तरह के फोर्स हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स है जो मशीनरी लगाती हैं, जैसे कि फैन हो गया, कार हो गया, जो भी चीज़ है वो क्या है, मशीन फोर्स लगा रही है, उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। दूसरा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जो मसल्स लगाते हैं, ठीक। जैसे कि अगर आप इस पेन को कहीं एक जगह से दूसरे जगह रख रहे हैं तो इसमें मसल्स का यूज कर रहे हैं। क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है तो मसल का यूज करता है। मैं किसी चीज को धकेल के उधर रखूं तो जिसमें भी मसल्स का अप्लाई हो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो आई थिंक आपको मैकेनिकल और मस्कुलर फोर्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। तो उससे पहले कमेंट्स देख लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग, जितने हर्षित, शशांक, अंजलि, वैष्णवी, प्रियांशु, सभी को गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन आया है, हर्ष का रूप में टेंशन फोर्स होता है ना? हाँ हर्ष, अभी हम टेंशन फोर्स देख रहे हैं तो उसमें दिखा रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ, थर्ड फोर्स हुआ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो सरफेस है हमारा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक। जहां भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर जो हमारा फोर्स लगता है, देखिए यहाँ पे सरफेस पे लगता है, सरफेस के कांटेक्ट में जहां होता है वो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। जैसे कि अगर यही इंक्लाइंड कर दिया जाए और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और पूछा जाए नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये इससे परपेंडिकुलर, ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। यहाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट इस सरफेस से ऐसे कांटेक्ट में, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये हमारा नॉर्मल फोर्स हुआ। जैसे मैं खड़ा हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ उससे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स। जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। इसका जो फोर्स का ठीक है। उसके बाद आता है टेंशन फोर्स, जो हर्ष का क्वेश्चन है कि टेंशन फोर्स कहाँ लगता है। तो देखो टेंशन फोर्स आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो। टेंशन फोर्स लगता है किसी भी स्ट्रिंग, केबल, चैन और इससे सिमिलर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपके यहाँ रोप में भी टेंशन फोर्स लगता है। अगर आप किसी रोप को बांध के छोड़ दिए तो उसमें कोई मास, तो क्या होगा, इस पे जो खिंचाव आएगा, मतलब अगर आप एक रस्सी को ऐसे छोड़ दो तो रस्सी क्या होता है, ऐसे हल्का सा झूलता रहता है, टाइट नहीं रहता है। लेकिन जैसे उसमें कुछ बांध के छोड़ दो तो रस्सी टाइट हो जाती है। तो रस्सी में जो खिंचाव है, जो तनाव है, उसी को हम टेंशन फोर्स कहते हैं, समझने के लिए। अब देखिए हमने अभी बैलेंस्ड फोर्स देखा था। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, जिसमें हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। तो इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ना ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है, पूरा मिला के फोर्स है, वो फोर्स क्या हो जा रहा है, 0। और इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसको ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg इसको लग रहा है नीचे की तरफ। इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और वो वेट कितने के बराबर होता है, mg। और इसका नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हैं। टेंशन फोर्स कहां लगता है, टेंशन फोर्स कांटेक्ट से दूर लगता है, जहां धागा बंधा हुआ है उससे दूर साइड, यानी यहां ये कांटेक्ट में है तो यहां पे क्या होगा, कांटेक्ट से दूर, यानी कि इस साइड टेंशन फोर्स लगेगा। यहां पे रस्सी देखिए, यहां पे कांटेक्ट में, तो इस साइड फोर्स लगेगा, यानी टेंशन फोर्स यहां पे भी लगेगा और यहां पे भी लगेगा, रस्सी जहां जहां बंधी होगी, ठीक है, जहां भी कांटेक्ट में होगी। इतना होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी टेंशन फोर्स के बारे में क्लास 11 में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स। अब क्या होता है कि आप स्प्रिंग देखे होंगे,
है ना, पेन में होता है, साइकिल के स्टैंड में होता है, बाइक में लगा होता है, हर जगह होता है। तो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का भी अपना फोर्स होता है। अगर आप उसे खींचिए बाहर की तरफ, पकड़ के दोनों साइड से खींचिए, तो वो अंदर की तरफ जाना चाहता है। वो फोर्स किधर लगाएगा? अंदर की तरफ। अगर उसे दबा के रखिए तो वो क्या होता है? बाहर की तरफ आना चाहता है। यानी स्प्रिंग की ये टेंडेंसी है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहता है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? हमने क्या किया, स्प्रिंग को खींच दिया है। खींचने की वजह से जो इसका ओरिजिनल शेप था या साइज कह लीजिए, वो क्या हो गया? बढ़ गया साइज। कितना चेंज हुआ इसके साइज में? डेल्टा एक्स। हमने डेल्टा एक्स इसको खींच के बढ़ा दिया। पहले इसका लेंथ यहां तक था, अब खींच के डेल्टा एक्स बढ़ा दिया। तो स्प्रिंग फोर्स कहता है जितना आप इसे स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे, यानी जितना डेल्टा एक्स बढ़ाओगे फोर्स उतना बढ़ेगा। यानी इस केस में जो फोर्स की वैल्यू हो जाती है वो होती है के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? जितना आपने फोर्स मतलब रोप को जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा वो एक्सटेंड करेगा, तो कितना ज्यादा एक्सटेंड करेगा उतना ज्यादा फोर्स की वैल्यू होगी। तो F इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। और के क्या है हमारा? के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के हमारा क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपको समझ में आ गया, F इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, और के हमारा क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन। तो आपको होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, मतलब लास्ट चैप्टर में, सॉरी क्लास नहीं, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। स्प्रिंग फोर्स क्या मतलब रिलेटिव मोशन क्या होता है कि जिसमें हम रिलेट करके मोशन बताते हैं कि अगर मान लीजिए बस में कोई है, बस से देख रहा है तो कोई एक जा रहा है, बस के अंदर कोई जो जा रहा है उसके हिसाब से ये सारा याद है ना कि अगर एक बस में दो लोग बैठे हुए हैं, ए और बी और सी बाहर से देख रहा है, तो बी को ए क्या लगेगा? ए को लगेगा बी किस में है? रेस्ट में। और सी को क्या लगेगा? बी किस में है? मोशन में। ये सारी चीजें आपको लास्ट चैप्टर में डिटेल में समझाई थी, है ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गया। तो ये होता है कि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अभी फ्रिक्शन, तो ये सारे फोर्स हमने 6 तरह के देखे थे। अगर कांटेक्ट फोर्स में अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ ले, जल्दी कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि इस कांटेक्ट फोर्स में कोई एक फोर्स हमें फिर से बता दिया जाए या इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बोलिए, मैं उसे फिर से बता देता हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट कीजिए। अगर स्प्रिंग मतलब कांटेक्ट फोर्स आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिए। वैसे रिलेटिव मोशन स्प्रिंग फोर्स को अभी मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगा। उसके अलावा कोई और फोर्स जिसको आपको जानना है? बाकी तनीमा हाय, गुड इवनिंग। ओके, कोई किसी को कांटेक्ट फोर्स के बारे में अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, मैकेनिकल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, प्रियांशु। ओके, और किसी को कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। एक बार मैं क्विक रिकॉल कराता हूं ताकि जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार देख लें। हमने यहां स्टार्ट किया था, फोर्स क्या था? फोर्स किसी तरह का भी क्या था? पुश और पुल, उसे हम फोर्स कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाउन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। और फोर्स हमारा क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने 5 तरह के इफेक्ट देखे थे, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्टेट। इसके एक एग्जांपल है, ये हमारा यहाँ इसमें शेप चेंज हो रहा है, उसमें साइज चेंज हो रहा है, यहाँ हमारा ये मोशन चेंज हो रहा है, रेस्ट से मोशन यानी स्टेट चेंज हो रहा है, वहां डायरेक्शन, और यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है।
फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स देखा था, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या था, जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो वो होता है बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें एक रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, उसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में आता है कांटेक्ट फोर्स। तो आपका प्रियांशु का क्वेश्चन है कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो प्रियांशु देखिए, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है वो दोनों कांटेक्ट में है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल और बैट का एक्चुअल कांटेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि बॉल उसके पास आई और चली गई, दोनों क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। अगर मुझे इस पे क्या करना है, आगे की तरफ फोर्स लगाना इस पेन पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पे दोनों मेरा हाथ, फिंगर्स और ये पेन एक्चुअल कांटेक्ट में आएंगे। तो जिसमें जिस पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो दोनों एक्चुअल में कांटेक्ट में आते हैं, उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है प्रियांशु। कुछ ऐसे होते हैं, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, अगर मैं इस पेन को छोड़ना चाहूं तो ये क्या होगा, इस पे ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स लगा रही है। क्या ग्रेविटी, क्या अर्थ इससे कांटेक्ट में नहीं, लेकिन फिर भी इसे क्या कर रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो होप प्रियांशु आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं कांटेक्ट फोर्स में हमारा आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो मसल्स लगाते हैं, है ना। जैसे कि क्रिकेट खेलने में आपका मसल यूज होता है, सामान उठा के कहीं रखने में मसल्स यूज होता है, किसी को लिफ्ट करने में, मतलब उठाने में मसल्स यूज होता है सामान को। तो कहीं पे भी जहां मसल्स का यूज हो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स होता है जो मशीनरी लगाती है एक्चुअल में। इसमें क्या होता है, आप फोर्स लगाओ और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो वो हमारा मैकेनिकल फोर्स होता है जिसमें बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो। तो होप आपका मैकेनिकल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट, खुशबू, मैकेनिकल फोर्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, अनुराग का क्वेश्चन है, सर क्या नॉर्मल फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर से पास। देखो अब सेंटर ना, तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, सेंटर कई तरह के होते हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, किस सेंटर की बात कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सेंटर से ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है सेंटर से जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये होता है कहां, कांटेक्ट, जहां जहां बॉडी कांटेक्ट में है उसके नॉर्मल रहेगा। अनुराग अभी एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल फोर्स पहले मैं बता दे रहा हूं, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें कि आपका क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। अब जैसे अनुराग का क्वेश्चन है कि क्या परपेंडिकुलर सेंटर से जाएगा। देखिए अनुराग, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे कुछ है और कोई सब्सटेंस इस तरह टिकाया गया है, होता है ना कि सहारे से टिका दिया जाता है। अब जैसे कि मैं इसी पे ऐसे हाथ रख के टिका लूं, है ना, कि मैंने एक हाथ फोर्स ऐसे पूरा टिके हुए हैं इस बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के सहारे, तो क्या होगा, एक तो जहां मेरा पैर कांटेक्ट में है उससे परपेंडिकुलर फोर्स से नॉर्मल फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पे दो फोर्स नॉर्मल है। एक यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा ये नॉर्मल फोर्स, और यहां पे भी कांटेक्ट है तो यहां कांटेक्ट के परपेंडिकुलर भी नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स जहां जहां कांटेक्ट में है वहां वहां के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल फोर्स लगता है। ये N1 या N2 ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक अनुराग आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर से जाए, और नॉर्मल फोर्स जहां भी कांटेक्ट है, सरफेस जहां जहां कांटेक्ट में है उससे परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल फोर्स लगता है। ओके प्रियांशु, आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। हमने कहा टेंशन फोर्स वो फोर्स होता है जो धागे में लगता है। इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम कहें कि मान लीजिए आपने एक धागे में एक पत्थर बांध के छोड़ दिया, है ना, धागे में क्या किया, एक पत्थर बांध के छोड़ दिया। अब पत्थर रेस्ट में है, पत्थर ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है।
अगर ऐसा है कि पत्थर कहीं ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो फिर वो पत्थर तो कांटेक्ट किस में हो गया, रेस्ट में है, तो उसमें बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स लग कैसे रहा है, मतलब अगर हमने एक पत्थर को रस्सी में बांध के छोड़ दिया तो रस्सी का वेट लगेगा नीचे की तरफ, कितना लगेगा, mg। वेट का फॉर्मूला mg होता है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लग रहा है और इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, मतलब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रुका हुआ, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0, यानी जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर फोर्स लगेगा। और ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, टेंशन। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, धागा उसे ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। ओके अनुराग सर, मैंने बोला ना अनुराग कि जरूरी नहीं है सेंटर से पास करे। मैंने कहा जैसे इसमें बात किया था अभी कि ये अगर आप 2 के सहारे खड़ा कर दो तो इसमें नॉर्मल फोर्स यहां परपेंडिकुलर और यहां, कभी भी जरूरी नहीं है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब सेंटर से पास हो। सर ठीक है, आगे आते हैं, मैं उसे आगे डील करूंगा अनुराग, वो जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। नेक्स्ट है आपका, होप आपको टेंशन फोर्स भी क्लियर हो गया होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में हमने कहा था कि स्प्रिंग जैसे धागे में आप क्या करो कि धागे में क्या स्प्रिंग में क्या करो, स्प्रिंग को खींचो, है ना। जब आप स्प्रिंग को एक साइड से बांध के दूसरे साइड से फोर्स लगा के खींचते हो तो वो क्या करता है, फैलता है ना, एक्सपेंड करता है। जब वो एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, अगर ये एक्सपेंड कर रहा है तो जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा फ्री स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका ये एक्सटेंड करेगा स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप चेंज इन लेंथ कितना ज्यादा बढ़ा रहे हो। जितना ज्यादा स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा घटेगा उतना ज्यादा फोर्स कम ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो होता है के, और के को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये हर एक स्प्रिंग का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आपको क्लास 11th में मिलेगा, अगर हम लोग का रहा तो हम लोग क्लास 9th में भी इसके ऊपर एस सी वर्मा जब क्लास 11th का कुछ पोर्शन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा चुका हूं। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप 2 किताबें ले लीजिए, किताब क्या, 2 लकड़ी के टुकड़े ले लीजिए, है ना। इसे सरफेस पे रखा है। अगर आप इस लकड़ी के टुकड़े को आगे की तरफ खींचते हैं फोर्स लगा के, तो क्या होता है, नीचे वाला लकड़ी का टुकड़ा भी आगे आ जाता है ना। ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम इस लकड़ी के टुकड़े को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ये लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा ही आगे आएगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा आगे आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। इसे समझते हैं कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स इसमें हेल्प करता है। तो देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं बी पे बैठा हूं, समझना बहुत ध्यान से। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अब क्या होता है यहां समझ में आ जाएगा आपको। मैं बी पे बैठा हूं, बी पे बैठ के ऊपर देख रहा हूं कि एक को कोई खींच रहा है, तो अगर मैं बी पे बैठ के देखूंगा तो मेरे को लगेगा ए किधर जा रहा है, आगे की तरफ, सही है। अगर ए आगे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे, किधर, पीछे की तरफ, सही है, ठीक। अब मैं बी पे ना बैठ के ए पे बैठ जाऊं, अब मैं किस पे बैठ गया, ए पे। अगर मेरे को आगे खींचा जा रहा है तो मेरे को नहीं ना, जैसे बस में बैठा हुआ आदमी को देखिए, अगर आप बस में कभी बैठे हो तो आपको लगता है कि आप आगे जा रहे हैं, कि आपको लगता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। यही लगता है ना कि हमें अगर बैठे भी हैं तो हमें लगता है यार पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, हमें ये नहीं लग रहा हम आगे जा रहे हैं। हमें क्या लगता है, पेड़ पौधे किधर जा रहे हैं, पीछे की तरफ। वैसे ही अगर आप ए पे बैठ गए, ए पे आप बैठ गए तो आपको बी किधर जाते हुए दिखाई देगा,
आपको ये नहीं लगेगा आप आगे जा रहे हैं, आपको क्या लगेगा बी किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। ठीक है, अगर बी पीछे की तरफ जा रहा है तो बी का रिलेटिव मोशन किधर है, बी का मोशन किधर है, बी का मोशन रिलेटिव मोशन इधर है, बी का रिलेटिव मोशन। तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। अगर बी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा तो वो किधर मूव करा देगा इसको, आगे की तरफ। अब समझ में आया फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन कैसे रिलेट करता है। शशांक सर फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगता है। सर शशांक की ये क्लास 8th का क्वेश्चन है कि जो फ्रिक्शन फोर्स आपने क्लास 8th में पढ़ा है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना वो इंटरलॉकिंग की वजह से लगता है। ठीक है, अगर मैं इसे समझाना चाहूं तो अगर मान लीजिए, होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर पहले इसे बता दीजिए, ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसे क्लियर कीजिए कि ये मैं फिर नहीं तो फिर इसे हटा दूंगा, तो आगे हम लोग शशांक का क्वेश्चन लेंगे। इसमें किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में कि लकड़ी के टुकड़े को आप खींचिए ऊपर वाले को तो नीचे वाला क्यों ऊपर आ जाता है। अनुराग सर आप अच्छे टीचर हो। अनुराग ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, मेरे को क्लियर नहीं है। अब अच्छे हैं कि नहीं है ये तो आप लोग ही बताओगे। ओके वैष्णवी ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इफ एन एरोप्लेन मूव अपवर्ड विच फोर्स विल बी एक्ट। देखिए एरोप्लेन का क्या होता है ना, एरोप्लेन अपवर्ड मूव करता है, उसमें हमारा आता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा आगे का पोर्शन है, मैं इसे अभी क्लियर करता हूं। अंजलि नो नो एक बार और, ठीक है मैं इसे फिर से बता रहा हूं, इसे समझिए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है। अच्छा इसे एक और बार अच्छे से समझता है। पहले रिलेटिव मोशन क्या होता है मैं उसे समझा रहा हूं, पहले उसे समझ लेना, कहीं दिक्कत होगा तो उसे बताना। ठीक है, और तनिमा तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो एरोप्लेन ऊपर जाता है उसके लिए वो एग्जॉस्ट को नीचे की तरफ फेंकता है, जो गैसेस होती है काफी तेजी से नीचे की तरफ फेंकता है। जब एग्जॉस्ट से तेजी से नीचे जाता है ना तो वो जितनी तेजी से एग्जॉस्ट से चीजें नीचे जाती हैं, गैस नीचे जाता है, उतनी तेजी से वो उसे ऊपर की तरफ पुश करता है। ये वैसे ही है कि जब आप गोली किसी को गन से शूट होता है तो गन से शूट होता है तो गोली आगे की तरफ जाता है, गन पीछे की तरफ झटका देता है। इसी कॉन्सेप्ट पे है कि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूटन के थर्ड लॉ पे, तो उसको हम जब न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे तो उसे समझाएंगे। होप आपको ये चीज समझ क्लियर हो गई होगी, हालांकि मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ओके वैष्णवी थैंक्स। हम आते हैं कि अब हमारा क्या है, हम समझा रहे थे कि हमारा क्या है रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव मोशन के लिए हमने कहा था कि ओके काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं। अनुराग का ये क्वेश्चन है कि सर एरोप्लेन में विंग क्यों रहते हैं। देखो विंग एरोप्लेन में इसलिए रहते हैं ना कि वो डायरेक्शन दे सकें। इसके लिए तुम्हारा प्रेशर कॉन्सेप्ट आता है, प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। मैं उसमें डिटेल में जाने लगूंगा तो पूरा एरोप्लेन ही समझाना पड़ जाएगा। लेकिन उसमें विंग क्या होते हैं ना, जैसे ये विंग में एक स्लैब होते हैं जो ऐसे आगे ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखना विंग जो होता है ये कुछ एरोप्लेन का ऐसे होता है, इधर मोटा होता है इधर पतला होता है, और इसी में विंग लगे होते हैं यहाँ पे। इसे ऊपर नीचे करने से ना प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज करके वो डायरेक्शन देता है एक्चुअली। ठीक है, तो अनुराग इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, वो वहां जाएंगे। ओके हर्षित यू आर अ गुड टीचर, थैंक यू हर्षित वैष्णवी। ओके हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है अनुराग, होप आपका ये डाउट जो क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो विंग एरोप्लेन में विंग क्यों लगाते हैं और ये सारी चीजें हम लोग को आगे देखना है। आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे रिलेटिव मोशन के। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम ये बता रहे थे कि जैसे कि अगर कोई मोशन में है कि नहीं है, ये एक रिलेट करने वाली बात है। जैसे हम तीन लोग को ले रहे हैं, ये ए है, बी है, सी है और एक डी को भी ले लेते हैं, डी है। ओके अब क्या है, अगर हम इसे देखें ए और बी बस में बैठे हैं और बस आगे की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। ठीक, अब
ए और बी जब आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा, रेस्ट में है ना। जैसे जब आप बस में बैठे रहते हो तो आपके बस के बगल वाला भी आपके साथ बैठा हुआ है, तो आपको ये थोड़ी ना लग रहा है ये चल रहा है। और रिलेटिव मोशन का समझने का सबसे आसान तरीका है ना, हम जहां रहते हैं अपने आप को रेस्ट में मानते हैं, सिंपल सा। वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या कुछ भी, अगर हम उसमें बैठे हैं, हम अपने से देख रहे हैं, तो हम ये मानेंगे हम जहां पे भी हैं रेस्ट में, ठीक है। जैसे आप अगर चलती ट्रेन में भी बैठ जाओ तो आपको लगेगा ना हम तो बैठे हुए हैं, ट्रेन ना मतलब ट्रेन के अंदर सब रेस्ट में है, हम रेस्ट में, हम थोड़ी ना चल रहे हैं। तो हम जिसमें से भी देखेंगे हम अपने आप को किस में मानेंगे, रेस्ट में। और हमारे हिसाब से सब कुछ रेस्ट में है कि मोशन, उसे देखते हैं। जैसे ए है, ए क्या है, रेस्ट में। अपने हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अभी, ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अरे यार, ठीक है, हम किसके देख रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर ए हमारा किस में है, रेस्ट, तो ए रेस्ट में है तो उसको कौन कौन रेस्ट और कौन कौन मोशन में दिखेगा ये समझते हैं। अगर ए रेस्ट में है तो उसके लिए बी किस में होगा, रेस्ट में, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है ना। लेकिन अगर ए चल रहा है, वो बाहर देखेगा तो उसे लगेगा अरे यार ये दोनों बंदे पीछे भाग गए, है ना। वो ये नहीं लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं। जैसे आप कभी भी बस में बैठिए तो आपको ये नहीं लगता है कि पेड़ पौधे हम आगे जा रहे, पेड़ पौधे पीछे रुके हुए हैं, नहीं, हमें ये लगता है कि हम रुके हुए, पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, होता है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से ए को लगेगा सी भी पीछे भाग रहा है और डी भी पीछे भाग रहा है ना। तो ए के रेस्पेक्ट में सी भी मोशन में है पीछे की तरफ, डी भी मोशन में है पीछे की तरफ, ए रेस्ट में, उसके हिसाब से बी भी किस में है, रेस्ट में। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि सी के रेस्पेक्ट, अब ये ए के रेस्पेक्ट में था, अगर हम बात करें सी के रेस्पेक्ट में, है ना, अब सी के रेस्पेक्ट में बात करें तो अगर हम सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सी किस में आ जाएगा, रेस्ट। अगर सी रेस्ट में है तो सी अब क्या हो गया, रेस्ट में। अगर सी रेस्ट में है तो उसको डी भी रेस्ट में दिखेगा, और ए और बी इसको अब किस में दिखने लगेंगे, दोनों मोशन में दिखाई देने लगेंगे, है ना। कि सी भी मोशन में है, सॉरी ए भी मोशन में है, बी भी मोशन में है, ठीक है। किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। लेकिन ए के हिसाब से देखेंगे तो बी रेस्ट में है और सी और डी मोशन में है। तो कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है ये डिपेंड करेगा आप कहां से देख रहे हो, है ना। अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो आपको पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखाई देंगे, पेड़ पौधे भी मोशन में दिखाई देंगे। अब आप बस के बाहर से देख रहे हो तो आपको बस के साथ बस के अंदर जितने पैसेंजर है सब मोशन में दिखाई देंगे। अभी हम किस में हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं मैं किस में हूं तो तुम कहोगे सर आप तो रेस्ट में खड़े हैं। लेकिन अगर एक एस्ट्रोनॉट देखे जो पृथ्वी के बाहर है, उसे क्या लगेगा, अरे यार पृथ्वी रोटेट कर रही है कि नहीं अपने जगह, स्पिन भी कर रही है और अर्थ के अराउंड रोटेट भी कर रही है, तो वो पूरा अर्थ ही किस में है, मोशन में। तो अर्थ के पास जितने, अर्थ के साथ जितने चीजें रहेंगी वो भी मोशन में, हम भी किस में आ गए, मोशन में। तो मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में, ये डिपेंड करेगा कि आप किस रिलेटिव या किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ओके, ये अनुराग का क्वेश्चन रिस्पांस है, सर बस के अंदर बैठे स्यूडो फोर्स। देखो अनुराग, जो स्यूडो फोर्स होता है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लास 11th का है, मैं बताने को बता दूंगा। स्यूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो हमें लगता है, और अभी स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है। स्यूडो फोर्स हमें आगे पढ़ना है, तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम आगे लेके चलेंगे। और स्यूडो फोर्स हर जगह लगता है, ये डिपेंड करता है आप किस फ्रेम में हो, वो अलग चीज है। ये कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, वैष्णवी जितने लोग भी हैं, स्यूडो फोर्स हमें क्लास 11th में पढ़ना है। बेसिकली ये होता है ना कि जैसे आप झूले पे बैठे रहो, तो झूले पे बैठे रहो तो झूले पे आपको ऐसा लगता है ना कि बाहर की तरफ फेंका रहे हो, है ना। अगर आप बड़े वाले झूले पे कभी बैठे हो, या ऐसे गोल गोल जो घूमता है ना, मेला लगता है, झूले पे सब बैठा है, तो जब झूले पे बैठे रहो तो झूला क्या लगता है, आप किधर फेंका रहे हो, बाहर की तरफ फेंका रहे हो। तो ये जो फोर्स हमें महसूस होता है कि हम बाहर की तरफ फेंका रहे हैं, इसी को स्यूडो फोर्स कहते हैं। ये सारी चीजें क्लास 11th में हमें पढ़ेंगे। एक्चुअली स्यूडो फोर्स जैसा कोई फोर्स होता भी नहीं है, तो अभी आप कहोगे सर स्यूडो फोर्स जैसा फोर्स नहीं है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं हम। ये सारी चीजें अभी क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये इतना आसान नहीं है कि एक ही बार में मैं बता दूं। तो स्यूडो फोर्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो वहां आगे पढ़ेंगे। तो सभी का क्वेश्चन स्यूडो फोर्स के ऊपर चला गया था, तो होप आपको ये स्यूडो फोर्स का खत्म हो गया होगा।
हाँ, अनुराग बताए होंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, लेकिन स्यूडो फोर्स होता है एक्चुअली स्यूडो फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं है। स्यूडो फोर्स जो होता है ना एज अलग, जैसे हम जो फोर्स के टाइप पढ़ रहे हैं उसमें कहीं पे भी आपको स्यूडो फोर्स नहीं दिखाई देगा। ये जितने फोर्स होते हैं ना, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये टाइम टाइम पे स्यूडो फोर्स की तरह एक्ट होते हैं। तो स्यूडो फोर्स के बारे में बताने लगूंगा, इसलिए इतनी छोटी क्लास में नहीं समझाया जा सकता, और क्लास 11th का टॉपिक है, तो ऐसे सुनने के लिए आप कह सकते हो एक स्यूडो फोर्स। उसके लिए अभी टेंशन ना लीजिए, वो का आगे की चीज़ है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा काफ़ी डिटेल में। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आपका मन होगा तो हम लोग ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, आप लोग याद दिलाइएगा, मैं एक क्लास स्यूडो फोर्स के ऊपर ले लूंगा, ठीक है। हाँ, इसे फॉल्स फोर्स भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसी का नाम है अनुराग, उससे कोई अलग चीज़ नहीं है। होप आपको अच्छा ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं। आप लोग एक साथ दो चीजें पढ़ रहे हो, सब मर्ज हो जाएगा। रिलेटिव मोशन समझ में आया? हाँ तो ठीक, नहीं तो किसी को ऐसा कि जिसको एक बार फिर सुनना है बताओ। रिलेटिव मोशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से कोई ऐसा जिसको अभी भी रिलेटिव मोशन में कोई डाउट है, और जो टॉपिक चल रहा है कोशिश कीजिए उसी को चलते रहने दीजिए। आप लोग बीच बीच में कुछ और फोर्स या कुछ ऐसा लेते आएंगे तो फिर दिक्कत होगा। शशांक नहीं, ओके शशांक, क्या नहीं समझ में आया ये बता सकते हो? प्रियांशु नो, अच्छा मैं फिर से एक बार इसे एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे रहिए। देखिए, जब आप बात करते हो रिलेटिव मोशन की, तो रिलेटिव मोशन वो मोशन होता है, मैं अच्छा ये बता दे रहा हूँ कि मैं फोर्स का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा था कि रिलेटिव मोशन आपको समझ में आया कि नहीं। तो ठीक है, रिलेटिव मोशन को एक बार फिर देखते हैं। बाकी स्यूडो फोर्स के बारे में आपको आगे पढ़ना है तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। रिलेटिव मोशन में मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन होता है कि आपका मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है आप किस फ्रेम से देख रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि आप C के रेस्पेक्ट में देखोगे तो C के रेस्पेक्ट में D किस में रहेगा? रेस्ट में, और A और B आगे चलते हुए बस में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठ जाओ तो बस के अंदर बैठ गए तो B आपको रेस्ट में दिखाई देगा और C और D मोशन में आ जाएंगे। इसका सबसे आसान सा एग्जांपल है, अगर आप कभी बस में या कहीं पे बैठे रहो, तो अगर आप बस में बैठे हो तो आपको क्या लगता है, बस में अगर आप बैठे हैं तो पेड़ पौधे आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, आपको ये नहीं लगता हम आगे जा रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप यही बस से निकल के कोई रोड पे खड़ा होकर बस को जाते हुए देख रहा है तो बस के अंदर जितने लोग बैठे हैं और बस पूरा मोशन में जाते हुए दिखाई देगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बस हमारा रेस्ट में है। तो यही चीज होता है रिलेटिव मोशन के केस में। रिलेटिव मोशन कहता है जिस जगह आप हैं वो जगह आप रेस्ट मानते हो। अगर आप बस में बैठे हो तो आप बस में ही अपने आप को रेस्ट में मानोगे, आप रोड पे खड़े हो तो आप रोड में अपने आप को रेस्ट पे मानोगे, उसके हिसाब से बाकी चीजें मोशन में आएंगी। ये होता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ये होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें को नहीं लगता कि किसी को रिलेटिव मोशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं कुछ डाउट है तो इसे ज़रूर से, ये सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके उस पे ऐप पे, आपको पता है, आप उसे फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हमें नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम लोग लकड़ी वाले क्वेश्चन पे अपने। हमारा क्वेश्चन ये था, दो ईंट लेते हैं, ए है बी है, ठीक है। चलो दो लोग को ले लेते हैं कि ए पे हमारी प्रियांशी बैठी है और बी पे खुशबू, ठीक। ये हम स्लॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही आप, हमने क्या कहा, ऊपर वाले को पकड़ के हम आगे की तरफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। लकड़ी है, एक के ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है, हम ऊपर वाली लकड़ी को अगर खींचें तो हमारा होता है, ये ऑब्जर्वेशन का बात है, नीचे वाली लकड़ी भी थोड़ी आगे आ जाती है। या फिर एक के ऊपर एक कई किताबें रख दीजिए, ऊपर वाली किताब खींचिए तो नीचे वाली किताब भी थोड़ी सी आगे खसक जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि
जो नीचे वाली लकड़ी वो थोड़ी आगे क्यों आ जा रही, हमारा ये क्वेश्चन था। तो हमने कहा कि हम दो ले लेते हैं, ए पे हमारी प्रियांशी बैठी है और बी पे खुशबू है, ठीक। अब जब हमने इसे आगे की तरफ खींचा, जिसमें प्रियांशी बैठे उसे आगे की तरफ खींचा, तो क्या हुआ, तो अब हम क्या पूछे खुशबू से, अगर हम पूछें कि खुशबू बताओ प्रियांशी तुम्हें आगे जाते हुए दिखाई दे रही है कि क्या, मतलब किधर उसका मोशन है, तो सिंपल सा खुशबू बोलेगी, अगर खुशबू इस पे बैठी है तो उसे कहेगी कि हाँ प्रियांशी आगे की तरफ जा रही है। अब ठीक है, अब मोशन हो गया, प्रियांशी किधर जा रही है, आगे की तरफ। अगर प्रियांशी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहता है, फ्रिक्शन फोर्स ये कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। मोशन किधर हो रहा है ये तो रिलेट करने की बात है। खुशबू ने कहा कि प्रियांशी आगे जा रही है, अगर प्रियांशी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए इसे पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। यानी ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। इतना समझ में आया कि ए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा। हो प्रियांशी और खुशबू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनका नाम यूज करने पे। किसी को कोई डाउट? इतने में किसी को कोई डाउट कि ए पे पीछे क्यों ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लग रहा है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। आगे आते हैं। अब देखो हमें ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ, क्योंकि जो ब्लॉक है प्रियांशी का वो आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग ए पे बैठ जाते हैं। अगर हम प्रियांशी से पूछें कि प्रियांशी बताओ खुशबू किधर जा रही है, तो प्रियांशी को तो ये नहीं लगेगा कि वो आगे जा रहा है या आगे जा रही है, हालांकि प्रियांशु नाम था, प्रियांशी मेरे से निकल गया, ठीक है। तो क्या लगेगा इस पे, क्या है वो, अगर प्रियांशी बैठी है उस पे तो प्रियांशी को ये लगेगा कि यार मैं तो रेस्ट में हूं, खुशबू किधर जा रही है, पीछे की तरफ, मैं आगे नहीं मूव कर रहा हूं, मैं तो बैठा हूं रेस्ट में, खुशबू किधर जा रही है, पीछे की तरफ। ये किसको लगेगा, ये प्रियांशु को लगा। तो अगर हम बात करें तो खुशबू किधर जा रही है, खुशबू का ये रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है, खुशबू का इधर क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, पीछे की तरफ। अगर खुशबू का रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ हो रहा है तो खुशबू पे फोर्स किधर, यानी खुशबू वाले ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। यानी देखिए बी पे फोर्स किधर, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, आगे की तरफ, और ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स बी पे आगे की तरफ कैसे लगा और ए पे पीछे की तरफ कैसे लगा, ठीक। प्रिंस हाय, गुड इवनिंग, काफी लेट कर गए तुम, ठीक है। इतना होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आपका देखिए बी पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ए पे पीछे की तरफ। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। होप आपको ये सारे कांटेक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, आते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें हमारा दोनों कांटेक्ट में ना आए, है ना, जिसमें जिस पे फोर्स लगा रहे हैं और जिस पे फोर्स लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो देखते हैं, अगर हम पहला बात करें तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कॉमन फोर्स है, अगर आप इसे छोड़ो तो ये किधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो मास बॉडी के बीच लगता है। पढ़ते हैं इसे, क्या लिखा है, फोर्स दैट अट्रैक्ट। पहले तो ये फोर्स ऐसा है जो सिर्फ अट्रैक्ट करता है एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मासेस। ये किस पे लगता है, मास। अब जैसे इसे समझते हैं कि इसमें क्या है, अगर आप दो मास बॉडी ले लो, ये है हमारा m1 और ये m2, इन दोनों को r डिस्टेंस पे रख दो तो ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसी हमारा ग्रेविटी, हमारा जो थर्ड चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आगे के चैप्टर में है ग्रेविटेशन के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि अगर ये पेन देखो तो ये पेन किधर जाएगा, नीचे की तरफ अगर छोड़ने पे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है ना।
तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, होता है जो फोर्स इस पे लगे और ये इसे अट्रैक्ट करे। ठीक है, इसके लिए ये पेन और अर्थ को दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए चार्ज पे लगता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी, है ना। अगर दो चार्ज बॉडी ले लीजिए आप, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपको पता होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए एक नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। एक नेगेटिव लीजिए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक, होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के बीच लगता है। मैग्नेट वाला खेल हम लोगों ने बहुत खेला है ना, कि दो चुंबक लेके छोड़ते थे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते थे, है ना। उसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है ना, कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इसके बारे में भी आपको पता है। तो ये होता है हमारा आपका मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो ओके, देन खुशबू का क्वेश्चन ये है, सर देन व्हाई बिल्डिंग डज नॉट अट्रैक्ट व्हीकल और अदर थिंग्स। ओके खुशबू, अभी ये चारों देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। आते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है, अब इन चारों को हम थोड़ा आगे समझा देते हैं। हमें अभी यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जैसे तुम्हें पता है कि एटम के न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। होप आपको केमिस्ट्री वाले सर ने ये सारी चीजें बता रखी होंगी कि न्यूक्लियस जो होता है, एटम में न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सेम चार्ज। तो यहां सारे सब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कैसे हैं, तो यहां लगता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंस पे लगता है, यानी एटम के साइज न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है। तो एटम का न्यूक्लियस समझ लो कितना छोटा होता है। एटम तो हमें दिखाई नहीं देता, एटम का न्यूक्लियस और छोटा, तो उसमें हमें क्या ही समझ में आएगा। तो बहुत छोटे डिस्टेंस पे लगता है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो सारे पॉजिटिव चार्ज को ना एक दूसरे के साथ बांध के रखता है, इसीलिए सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। अब क्वेश्चन आता है खुशबू का कि सर ऐसा क्यों होता है कि बिल्डिंग कभी भी बाकी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, व्हीकल और अदर थिंग। अब देखो खुशबू क्या है, इस हिसाब से अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरे साथ कोई एक बंदा यहां खड़ा हो गया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कोई एक बंदा है, लेट्स एक भाई है मेरा शैलेंद्र, वो खड़ा है, ठीक है, यहां पे हम दोनों भाई खड़े हैं। तो इस हिसाब से हम दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। अब इस चीज को समझो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G(m1 m2) डिवाइडेड बाई r², ठीक, ये फॉर्मूला है। अब हम मान लेते हैं कि मेरा वेट जो है वो 100 kg है और भाई का वेट ले लेते हैं 70 kg, 100 ही लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। दोनों का वेट 100 kg है और दोनों 1 मीटर की दूरी पे ही खड़े हैं। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, G की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू होती है 10⁻⁻11, ठीक, इंटू 100 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻7। ये 1 2 3 4 इसमें से कम हो जाएंगे। अगर मैं इसे लिखूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.12345667 न्यूटन। ये फोर्स देख रहे हो कितना कम है, बहुत कम है। 1 न्यूटन का फोर्स आपका समझते हो, 1 किलो जो आप 1 kg का सामान लेके जाते हो
तौलवाते हो ना कि 1 किलो का सामान लेके कोई जाता है 1 किलो, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो ये फोर्स समझ रहे हो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। यानी अगर मैं और मेरा भाई खड़े रहें तो बहुत ज्यादा कम फोर्स लगेगा, एक तो। दूसरी चीज, मेरे ऊपर एक अर्थ भी तो फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, और अर्थ का साइज तो बहुत ही बड़ा है ना। तो अब बताओ मैं अपने भाई की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा या जो मेरे को अर्थ जिसका मास बहुत ज्यादा 10⁻30 में है उसके तरफ अट्रैक्ट होऊंगा? ऑब्वियसली मैं किधर अट्रैक्ट करूंगा? अर्थ की तरफ। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है खुशबू की व्हीकल और किन सब चीजों को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता, तो व्हीकल को जो ग्रेविटी है, जो अर्थ है, वो बहुत तेजी से खींच रही है बजाय बिल्डिंग और उन सब चीजों की वजह से। तो इसलिए जो हमारे आपस के अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो ना के बराबर होते हैं। हाँ 9.8 कह लीजिए या 10 कह लीजिए, लगभग एक होता है। ओके खुशबू, समझ में आया? तो यही है कि जैसे अगर मैं खड़ा हूं, अब ये हो गया कि मैं खड़ा हूं तो ये ब्लैक ग्रीन बोर्ड का भी तो मास है, ये दीवार मेरे को क्यों नहीं खींच रही है? क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो पृथ्वी ज्यादा तेजी से खींच रही है बजाय ग्रीन बोर्ड के। दूसरी चीज, व्हीकल और बाकी चीजों पे बाकी चीजों का भी तो फोर्स लगेगा। जैसे एक बिल्डिंग खींच रही है तो दूसरी तरफ दूसरी बिल्डिंग भी तो उसे खींच के बैलेंस कर रही होगी, है ना। मेन रीजन यही है कि अर्थ अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींच रहा है बजाय छोटे मोटे सब ये बिल्डिंग और इन सब चीजों के हिसाब से। इसीलिए हम लोग बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बजाय अपने जहां पे खड़े हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा खुशबू। This means that sir we are always attract to each other by the force is very small। हाँ खुशबू, हम सारे लोग जितने भी, अगर आपके आसपास कोई भी चीज है, हम लोग भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, जो कि जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा फोर्स खत्म होता है। किसी को कहीं कोई डाउट तो पूछ सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को खत्म, मतलब ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं। किसी को जितने भी फोर्स पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट? जल्दी से। ओके खुशबू, क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो आज हम लोग का क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एक्चुअल क्लास 9th का जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।